Welcome dear students. So once again we are present here with a very important video on national income accounting. So national income accounting की इस वीडियो में मैं आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूँ और ये हमारा वीडियो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ओके, और नेशनल इनकम अकाउंटिंग के हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो हमारे पास कितने मेथड्स हैं? 3 methods to calculate the national income. How many methods? 3 methods to calculate the national income. और इन 3 मेथड्स की चर्चा हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कर चुके हैं और ये हम बता चुके हैं आपको कि देयर आर 3 phases ऑफ फ्लो ऑफ इनकम। कितने फेजेस हैं? ये 3 phases हैं, 3 phases ऑफ फ्लो ऑफ इनकम। जो 3 phases हैं उनका जो जन्म होता है वो कैसे होता है? तो सबसे पहले जो हमारा 3 फेज ऑफ फ्लो ऑफ इनकम है, तो सबसे पहले हमारा है क्या? प्रोडक्शन का फेज। प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन से ही जब हाउस होल्ड सप्लाई करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फर्म के पास, तो हमारा प्रोडक्शन फेज जन्म लेता है और यहाँ से जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जन्म होता है। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन फेज में, और यहाँ से इसके बाद हमारा इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन फेज का जन्म होता है। दूसरा जो फेज होता है इनकम मैं लिखते जा रहा हूँ साथ साथ, और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा। और यहाँ से हमारा जिस फ्लो का जन्म होता है वो है हमारा फ्लो ऑफ इनकम, और इसके बाद इनकम और इसके बाद जो तीसरा फेज है हमारा वो है हमारा एक्सपेंडिचर फेज। तो इस तरीके से हमारे पास 3 मेथड्स का जन्म होता है एक्सपेंडिचर फेज। ओके, और यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर फेज जो है जो खर्च करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जो इनकम हो वो जो खर्च करता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तो हमारा फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर फेज का जन्म होता है, फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर। यही हमारे 3 मेथड कैसे जन्म लेते हैं उसकी हमने यहाँ पर आपके सामने चर्चा की। ओके, तो बेसिकली हमारे पास कितने मेथड हुए? प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। ओके, दूसरा है इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो आपके सामने अब तक जितने भी हमने मेथड इसकी चर्चा हमने बार बार की है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको इतना तो याद करा ही दिया मैंने कि प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड 3 मेथड होते हैं। ओके, और ईच मेथड हैज़ इट्स ओन वे to calculate the national income, and conceptually they are different activities in the economy and provides a different ways to look into the same national income। ठीक है, तो प्रोडक्ट फेज, सबसे पहले हम प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं। प्रोडक्ट मेथड की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो जो प्रोडक्ट मेथड है उस मेथड में हम क्या देखते हैं कि ईच इकोनॉमी को हम अगर देखें तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 सेक्टर्स में इकोनॉमी को डिवाइड किया हुआ है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया हमने इकोनॉमी को। तो हम जो प्रोडक्ट मेथड है इसमें हम करते क्या है कि इसका कुछ दूसरे भी नाम हैं। जैसे इसको हम नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नेट आउटपुट मेथड, NOM ना, नेट आउटपुट मेथड, या इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, IOM, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। तो ये भी हमको याद रखने की ज़रूरत है कि प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा जो नाम है नेट आउटपुट मेथड, और दूसरा क्या है? इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं। तो इसको भी आप एक मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बताया कि हमने 3
सेक्टर्स में इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है, तो प्रोडक्ट मेथड में हमको ध्यान देना पड़ेगा। इन तीनों ही सेक्टर्स के में अगर जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, बेसिकली हम प्राइमरी सेक्टर के में जो भी वैल्यू एडिशन होता है उसी को हम ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर तीनों ही सेक्टर्स में अगर जो भी वैल्यू एडिशन होता है जिस रूप में भी होता है, तो उस वैल्यू एडिशन को जोड़ दें या फाइनल गुड्स के को कैलकुलेट कर लें, तो हमारा ये तीनों ही सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि इकोनॉमी में ये तीनों ही सेक्टर काम करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो वैल्यू एडिशन जो है, जहाँ जहाँ भी वैल्यू एडिशन हो रहा है उस वैल्यू एडिशन को अगर हम जोड़ दें तो हमारा जो इनकम जो जनरेट होगा वो हमारा इस मेथड के अंतर्गत हम इसको ले सकते हैं। ओके, तो ये आपको हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर विथ एवरीबडी। अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो जो वैल्यू एडेड मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड तो बेसिकली ये करता क्या है कि वैल्यू एडेड इसको इट एक्चुअली रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू। ध्यान से देखेंगे, इट इज़ एडिशन ऑफ वैल्यू, it is addition of value to intermediate goods, to intermediate goods। ओके, तो ये हम इसको इस चीज़ को हम ध्यान देंगे कि ये वैल्यू ऑफ क्या है, वैल्यू ऑफ एडिशन टू द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स है, जैसे आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले बात किया था इंटरमीडिएट गुड्स की। जैसे हम अगर टी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, टी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो टी में हमारा मिल्क क्या है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। तो मिल्क की क्वालिटी में, मिल्क में कुछ एडिशन किया जा रहा है। क्या एडिशन किया जा रहा है, उसके वैल्यू में एडिशन किया जाता है। जब तक मिल्क के वैल्यू में हम चाय पत्ती के द्वारा, चीनी के द्वारा, ठीक है, इलायची या कार्डमम जो भी है, तो उसके द्वारा हम एडिशन नहीं करेंगे तब तक टी का प्रिपरेशन नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है कि हम इस मेथड में वैल्यू एडेड मेथड refers to the addition of value to the intermediate goods by a firm by virtue of its productive activity। जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रहा है उसमें यही काम होता है, वैल्यू का एडिशन होता है। तो पहली बार तो हम सामान्य रूप में अगर हम कर लें कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, ध्यान रखेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, ये ध्यान रखना कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, सो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसको हमको याद रखने की ज़रूरत है कि जो भी हमारा आउटपुट होगा उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को निकालें तो हमारा वैल्यू एडेड मेथड से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको समझने के लिए कि हमको वैल्यू इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अ बेगर नीड्स अ फ्लोर टू प्रोड्यूस ब्रेड। तो यहाँ हम बेकर को लिख देते हैं, यहाँ पर क्या देते हैं, मिल ऑनर कर देते हैं, मिल ऑनर जो कि फ्लोर बनाता है। तो ये फ्लोर चाहिए, किसके लिए चाहिए, बेकर को। ब्रेड भी फॉर ब्रेड भी हो जाएगा, ब्रेड बनाने के लिए। ओके, तो मान लीजिए इसने ये 1000 रुपये इसका प्रोडक्शन है, जो भी इसने प्रोडक्शन किया, 1000 रुपये में इसने इसको बेच दिया। और इस बेकर ने ब्रेड को भी बेच दिया कितने में, 1400 में। तो 1400 से अगर हम 1000 को माइनस कर दें तो जो हमारे पास 400 आता है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा बेसिकली इंटरमीडिएट कॉस्ट हुआ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या रिप्रेजेंट होता है, दिस रिप्रेजेंट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ बेकर टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाई, कितने से उसने एडिशन किया, तो 400 से उसने इसमें क्वालिटी को का इनपुट डाला, चाहे जो भी प्रोडक्ट बना हो, लेकिन 400 में उसने यूटिलिटी को जनरेट किया। तो यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम इस तरीके से निकालते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कोई भी हम प्रोडक्ट लेंगे, हम कोई भी अगर उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो हम वैल्यू एडेड मेथड ये हमें ये नहीं बोलता है
कि आप हर जगह अगर, क्योंकि इसमें डबल काउंट नहीं होगा, क्योंकि ब्रेड की जो कीमत है, इस ब्रेड की कीमत में 1000 रुपये का जो फ्लोर है उसकी कीमत भी है, मतलब 1000 रुपये का तो फ्लोर का कीमत है, 400 रुपये उसने एडिशन किया तो ब्रेड की कीमत क्या हो गई, वो 1400 हो गई। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अगर हम आप अगर जब कैलकुलेट करेंगे इस मेथड से, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हम वैल्यू एडिशन मेथड क्या कहता है कि या तो हम वैल्यू हर स्टेज पर जितने भी वैल्यू एडिशन हो रहे हैं उसको हम जोड़ते जाएं और फिर वो फाइनल उसको हम कैलकुलेट कर लें, या तो ये कर लें या फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करें और उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को हम माइनस कर दें। तो ये तरीका अपनाया जाता है इसमें, ठीक है। तो हम अगर ऐसी स्थितियाँ आ सकती हैं, जैसा कि अगर हम एक शॉर्टकट में बताना चाहें तो उसको हम बताया जा सकता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, ध्यान से देखेंगे आप, वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के जो तरीके हैं उसको हमने 3 तरीके में क्लासिफाई किया है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। एक तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, वी ओ, जिसको मैं कहते हैं वी ओ, ओके, वी ओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो क्या होगा, एक तो होगा कि प्राइस इनटू क्वांटिटी, मतलब कितनी चीज़ें बनी, 5 चीज़ें बनी और 5 चीज़ों का उसकी प्राइस, हर एक चीज़ की प्राइस अगर 5 रुपये है तो वो क्या हो गया 25। ये 25 जो होगा वो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, ओके, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये तब होगा जब इसमें से कोई भी चीज़ हम इस बात की कल्पना नहीं कर रहे हैं कि पिछले साल का कुछ माल बिक नहीं पाया तो वो हम नए साल में हम उसको काउंट करेंगे, या इस साल जो आपने प्रोडक्शन किया तो उस तरह का कोई भी माल बचा रह गया, मतलब बिक नहीं पाया, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक जो हम पढ़ चुके हैं, हाँ, चेंज इन स्टॉक, तो वो स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा हुआ है, तो वो उस तरह की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो जब उस तरह की कोई समस्या नहीं है, पूरा का पूरा माल बिक गया, तो हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इजकल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस, जिसका हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया यहाँ पर। इसको अब हम यहाँ रब कर देंगे, स्पेस की हमारे पास थोड़ी कमी है इस स्लाइड पर और मैं अलग स्लाइड लेना नहीं चाहता हूँ फिलहाल। दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या हो सकता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, यहाँ ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट, सेल्स प्लस चेंज को हमने डेल्टा दिखा दिया, चेंज इन स्टॉक, ये याद रखेंगे, चेंज इन स्टॉक, ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट और चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये हमारा एक दूसरा फार्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का। और तीसरा जो फार्मूला हो सकता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का, कि जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ पेमेंट हैं उनको जो भी उनके ऊपर एक्सपेंडिचर किया गया प्लस इंटरमीडिएट जो भी कंजम्पशन है प्लस डेप्रिसिएशन के ऊपर जो खर्चे हुए, जो घिसावट हुई, मशीनों का रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो हुआ, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब सरकार माल जो मार्केट में जब बिका सरकार उस पर टैक्स लगाती है, या सरकार प्रोडक्शन के समय में जो सब्सिडी देती है तो सब्सिडी को माइनस कर लेते हैं और इनकम टैक्स को जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकाला जा सकता है, जिसको अगर हम शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें तो फैक्टर पेमेंट, हमने क्या लिखा यहाँ, फैक्टर पेमेंट FP, ओके, FP, इसमें फैक्टर पेमेंट में आते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सभी आते हैं। तो फैक्टर पेमेंट्स, ओके, प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन IC, ओके, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसको ध्यान रखेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ओके, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और प्लस डेप्रिसिएशन, DEP लिख दिया मैंने, डेप्रिसिएशन, प्लस NIT, और NIT आप जानते हो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, ओके। तो ये हमारे पास 3 तरीके हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के, ठीक है।
जिसमें आपने पहला तरीका देखा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइस इनटू क्वांटिटी, दूसरा है वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक के समय में ये ध्यान देना होगा कि चेंज इन स्टॉक कि जब आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक, उसमें हमने चर्चा किया होगा कि एवरी प्रोड्यूसिंग यूनिट हैज़ टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। हर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को, थोड़ा सा इसको हम स्टॉक्स को यहाँ पर डिटेल में देख लें। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक को हम यहाँ डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपको कि हर प्रोडक्शन यूनिट्स को, एवरी प्रोड्यूसिंग यूनिट every producing unit has to maintain a record of two types of stocks। कितने टाइप के स्टॉक्स को रिकॉर्ड मेंटेन करना है? टू टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। वो क्या है? एक तो है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, CS। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, इसका रिकॉर्ड हमको मेंटेन करना पड़ता है। अब सवाल है कि ओपनिंग स्टॉक, इसको देख लें जरा, हम पहले बोल चुके हैं कि लिटिल बिट ऑफ एलोबरेट। ओपनिंग स्टॉक क्या है? देन इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट आर अवेलेबल विद द प्रोड्यूसिंग यूनिट। जो प्रोड्यूसिंग यूनिट के पास टोटल स्टॉक है, जो बचा हुआ है, ठीक है। अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग, इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल, क्या है? अवेलेबल विद प्रोडक्शन यूनिट, PU, प्रोडक्शन यूनिट इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। ये किसी भी रूप में हो सकता है, रॉ मटेरियल के रूप में हो सकता है, या सेमी फिनिश्ड गुड, SFG, या फिनिश्ड गुड्स। ये ध्यान रखना है कि या तो वो सेमी फिनिश्ड गुड्स के रूप में हो, या फिनिश्ड गुड्स के रूप में हो, या रॉ मटेरियल के रूप में हो, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इन द बिगिनिंग, इन द, जगह नहीं है, इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ओके। तो इस तरीके से हम ओपनिंग स्टॉक को हम डिफाइन करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा है क्लोजिंग स्टॉक। क्या है? दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन क्लोजिंग स्टॉक? तो इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ भी क्या है? ये रॉ मटेरियल की बात करता है, RM, रॉ मटेरियल, ओके। रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स। जो बात हमने इसके संबंध में की, ओपनिंग स्टॉक के संबंध में, तो वो कंपोनेंट उसके यहाँ भी वही है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, ओके। अवेलेबल विद द फर्म, अवेलेबल with the firm, with the firm at the end of an accounting year, at the end of the accounting year, ओके। सो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब चेंज इन स्टॉक वहीं से निकल कर आता है, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक वहीं से निकल कर आता है। क्या निकल के आता है? डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक is equal to closing stock minus opening stock, closing stock minus opening stock, ओके।
तो ये हमारा ये फार्मूला है, ठीक है। अब ये हम फार्मूले का वैल्यू, अब ये देख लीजिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं, वंस अगेन विल सी, नो इशू। बट तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो हमारा, जिसका जो फार्मूला निकल कर आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट VO इज इक्वल टू सेल्स प्लस CS क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये हमको ध्यान रखना होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओके। और इसी को हम ले सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इसलिए जानना जरूरी है कि क्वेश्चन में वो क्या आएगा, कहीं कहीं चेंज इन स्टॉक केवल दिया रहेगा या क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों की वैल्यू अलग अलग दे देगा। तो आपको ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इट शुड बी क्लियरली नोटेड दैट इन ओपन इकोनॉमी, जब ओपन इकोनॉमी होगा मतलब क्या, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। तो जब ओपन इकोनॉमी होगा तो सेल्स का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सेल्स का मतलब, ये सेल्स जो है दोनों को इंक्लूड करेगा, डोमेस्टिक सेल्स, ओके, जो हमारी सीमाओं के अंतर्गत होगा, जो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी बात करेगा ये, ओके। तो डोमेस्टिक सेल्स, डीएस का मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक सेल्स, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट्स मतलब बाहर कंट्री के साथ जो भी व्यापार होगा उसको, मतलब एक्सपोर्ट, ये भी हमारा सेल, दोनों सेल का मतलब हो गया डोमेस्टिक सेल्स, भारत की सीमाओं के अंतर्गत जो हो रहा है, और एक्सपोर्ट, ये दोनों को हम मिलाएंगे तब जाके हमारा ये टोटल सेल्स हमको मिलेगा। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक है। तो ये इस सेल्स का मतलब जो है क्या हुआ, सेल्स का मतलब क्या हुआ कि सीमाओं के अंतर्गत है। क्वेश्चन में अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है और डोमेस्टिक सेल्स भी दिया हुआ है, तो हमारा टोटल जो सेल्स होगा वो क्या होगा, ये डोमेस्टिक सेल प्लस ये दोनों मिलके हमारा टोटल सेल होगा। ये ध्यान देना होगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, सेल्स भी दिया होगा, डोमेस्टिक सेल्स भी दिया होगा, एक्सपोर्ट भी दिया होगा, तो हम इसको भी कट करेंगे और इसको भी कट करेंगे, डोमेस्टिक सेल्स को भी कट करेंगे और एक्सपोर्ट को भी सेल्स करेंगे। हम किसको ऐड करेंगे, केवल ध्यान देंगे केवल सेल्स को, क्योंकि ये बड़ा फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला मैंने बनाया, बाप को पकड़ो, बाप को पकड़ो, पकड़ो बेटा को छोड़ो, पकड़ो बेटा को, बेटा को छोड़ो, यहाँ मैं लेता हूँ छोड़ो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बाप हो गया, यहाँ पर कौन है, ये बाप, सेल्स, मतलब वो बड़ा वैल्यू दिया हुआ है। बेटे क्या हो गया, डीएस डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट। तो जब सेल्स दिया रहेगा तो हम डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट को छोड़ देंगे, ओके। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, आई हैव ट्राई टू मेक इट। इसको हमने बहुत ही आसान बनाने का प्रयास किया आपको, ओके। तो इस तरीके से हम ध्यान देंगे। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि हमने एक साथ तो मैंने तीनों फार्मूला दे दिया था, ठीक है। तो इसमें अब एक कॉन्सेप्ट जो है इसको थोड़ा सा अगर एलोबरेट किया जाए तो वो कॉन्सेप्ट है, वो थर्ड का जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया था आपको कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, फैक्टर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डिप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सबको मिलाकर हम निकालते हैं। तो उसके उस कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको थोड़ी चर्चा करना मैं पसंद करूँगा, जो कि हमारा पीछे है, हमने तीनों एक जगह निकाल कर दिखाया था आपको यहाँ, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम तीन तरीके से निकालते हैं। पहला क्या है हमारा प्राइस इनटू क्वांटिटी, दूसरा क्या है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, और तीसरा क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स जिसमें हमारा रेंट है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। रेंट किसको मिलता है, रेंट लैंड, लेबर को क्या मिलता है, सैलरीज वेजेस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जिसको कहते हैं,
इंटरेस्ट किसको मिलता है, कैपिटल को, प्रॉफिट इंटरप्रेन्योर्स को। तो फैक्टर्स पेमेंट प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डेप्रिसिएशन और प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला देते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाता है। यहाँ पर आगे हम थोड़ा सा अब आ जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले चर्चा की थोड़ी सी, अब हम उसको थोड़ा सा एलोबरेट करना पसंद करेंगे। तो इस संबंध में जो सबसे बड़ी बात है कि हम जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसको निकालने के जो तरीके हैं उसका एक तरीका ये है, हम थर्ड पोर्शन की बात कर रहे हैं कि जिसमें हम फैक्टर पेमेंट्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डिप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं उस तरीके से। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ अ फर्म कैन ऑल्सो बी एस्टिमेटेड इन द फॉलोइंग वेज। पहला हमारा तरीका क्या है कि बाई टेकिंग द सम टोटल ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट। कॉस्ट कंपोनेंट, क्या क्या खर्चे हुए, कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ आउटपुट, ठीक है, कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ आउटपुट, पहला ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और जो दूसरा आप लोगों ने अभी तक देखा है ये है कि बाय एडिंग सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक, बाय एडिंग सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक। तो जनरली इसकी चर्चा बार बार हो चुकी है, तो इसलिए हम इसके लिए एक स्लाइड हम बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। तो हमारा कितने स्लाइड हो गए, 17 स्लाइड हो गए ना। तो चलिए हम 3 स्लाइड में हम कंप्लीट करना चाहेंगे। तो जो कॉस्ट कंपोनेंट हैं वो हमारा बेसिकली कॉस्ट और रेवेन्यू कंपोनेंट्स है, जिसको हम अगर दिखाना चाहें तो हम अगर इसमें अगर एक टेबल बना दें हम, जिसमें हम यहाँ लिख दें कॉस्ट कंपोनेंट्स, यहाँ लिखा क्या, कंपोनेंट्स। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट है, AMT में लिख दे रहा हूँ, स्पेस कम है, AMT अमाउंट। इसके बाद दूसरा है रेवेन्यू कंपोनेंट, रेवेन्यू कंपोनेंट, और इसके बाद क्या है, अमाउंट। तो ये हम कर लिया हमने पहले। इसके बाद यहाँ पर जितने भी हमारे कॉस्ट कंपोनेंट 1 2 जितना भी है वो जैसे है इंटरमीडिएट कंजम्पशन IC लिख दिया हम। इसके बाद कॉम्पेंसेशन सप्लाई जो फैक्टर पेमेंट है हमारा, फैक्टर पेमेंट लिख दिया FP, ठीक है। इसके बाद हमारा जो हमने भी चर्चा किया तो जो डेप्रिसिएशन है DEP लिख दिया। इन सब को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चौथा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चौथा कंपोनेंट जिसे NIT, ये सब लिख लिया और उसमें जो जो खर्चे हुए इस खर्चों को यहाँ पर लिख लिया, ओके। इसी तरह जब हम बेचते हैं तो यहाँ पर सेल्स, पहला क्या है, सेल्स रेवेन्यू मिलता है, सेल्स रेवेन्यू मिलता है। दूसरा चेंज इन स्टॉक, अब ये दोनों को क्या है, ये कॉस्ट कंपोनेंट हो गया, इसमें हमारे कितने खर्चे हुए, और दूसरा रेवेन्यू जिसमें सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक को हम यहाँ काउंट करते हैं। अब ये सबको इधर कॉस्ट कितना हुआ उसको इधर लिख लिया टोटल, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ओके। और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा उसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी वो वैल्यू ऑफ आउटपुट VO कर देता हूँ डायरेक्ट, VO, ओके, VO कर देता हूँ मैं, तो VO वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पर वो सारे अमाउंट यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर सारे अमाउंट यहाँ आ जाएंगे, ओके। तो ये इस तरीके से अगर हम जो भी निकालेंगे तो हमारा वो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा। तो एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट पर हमने आज जो चर्चा किया है उस चर्चा को हम थोड़ा सा अब एंड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या पहले रखेंगे, वैल्यू एडेड मेथड, इसको डिवीजन के लिए रखते हैं। वैल्यू एडेड मेथड इज बेसिकली वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, पहला दिमाग में ये फार्मूला आ गया, ओके। इसके बाद इस फार्मूले में मैंने बताया कि जो हमारे पास बेसिकली जो 3 ही फार्मूले हैं, पहला वैल्यू ऑफ आउटपुट, ओके,
वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वान्टिटी, इसको हम नॉर्म हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट वो क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तीसरा क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसमें हम फैक्टर पेमेंट, इसको हम मिटा देते हैं, हम आपने देख लिया है इसको। हाँ, इसमें जो तीसरा है हमारा वो थोड़ा सा लंबा है, कॉस्ट और रेवेन्यू एस्पेक्ट को हम लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट, ठीक है, प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT। अच्छा हुआ कि मैं ये करने लगा, क्योंकि जब हमने डिप्रिसिएशन की बात की तो उसमें भूल गया था बताना। डिप्रिसिएशन जब है तो ये जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा ना, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर आएगा, क्योंकि देखो यहाँ NIT भी है तो मार्केट प्राइस पे ही वैल्यू आ गई। तो इसको हम GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड, और वो हमेशा मेजर किया जाता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के ऊपर इसको मेजर किया जाता है। तो हम समझते हैं कि इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस पूरे स्लाइड से, और अगर कोई चीज़ें बची हैं तो उसको हम आगे अगले वीडियो में हम इसको जरूर करेंगे, जिससे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे और एक अलग वीडियो बनाएंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन के ऊपर। थैंक यू।